अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समा जनान नॉवल की एपिसोड नंबर 4, जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और एपिसोड पढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और अब बिना वक्त ज़ाया के नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो एक पुरअसाइश रेस्टोरेंट का मंजर था जहाँ पर वो इसके सामने बैठी थी, चेहरे पर ढेरों बेजारी और नागवारी लिए हमेशा की तरह इर्द गिर्द से बेनियाज। आरिश इसे 10-15 मिनट से बस मुसलसल देखे जा रहा था और दो चार बेतुकी सी बातें भी कर चुका था। इससे अब कोफत महसूस होने लगी। आरिश, मैं फिर से बोल रही हूँ, काम की बात करो। क्या बात करनी थी जिसके लिए भाभी से कहलवाया तुमने? वह वहाँ भाभी के कहने पर आई थी। सुबह वाली बात के बाद हैरत अंगेज तौर पर मुस्कान का रवैया इसके साथ मज़ीद बुरा होने की बजाय कदरे बेहतर हो चुका था। वो दोपहर में खुद इसके पास आई जब वो किचन में कोई नई डिश बनाने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो? मुस्कान के चेहरे से वो बता सकती थी कि इसे यकीनन कोई काम था, वरना वो और इससे मुखातिब करे, ये नामुमकिन सी बात थी। भाभी, नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, गुलाब जामुन बनाने की। वो स्लेब पर पड़े बर्तनों में चीज़ें अंडेल रही थी। हमायल खान का तस्वर कुछ पल के लिए गायब करने का बस यही तरीका था कि वो ख़ुद को मसरूफ़ कर ले। एमए के इम्तिहान वो दे चुकी थी, अब बस नतीजे का इंतज़ार था। वो इसकी मसरूफियात किचन की हद तक महदूद होकर रह गई थी। वो नित नए ख्वानों की तरकीबें देखती और तजर्बात करती रहती थी। ओह अच्छा, वैसे तुम्हारे हाथों में जायका बहुत है। अगर वो इसके दिल में अपने लिए बैर को ना पहचानती होती तो इसे मुस्कान के तबसरे पर खुशी होती। इसने हैरत से मुड़कर मुस्कान को देखा, जो वाज़िया तौर पर चेहरे पर मसनूई ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए इसे देख रही थी। इसके लिए ये अच्छी बात ही थी कि इसकी भाभी का रवैया बेहतर हो रहा था। इसे घर को मैदान जंग तो बनाना नहीं था। इसने भाभी की मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। शुक्रिया। वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। लंबे स्याह घने बाल पौनी में मकीद इसकी कमर से नीचे तक जा रहे थे, जिनकी चंद लेयर्स में कटी हुई लिटें बार बार इसके चेहरे पर झूल रही थी, जिन्हें वह नज़ाकत से बार बार कलाइयों से पीछे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसके हाथ मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा से भरे हुए थे। मुस्कान के चेहरे पर नागवारी की एक लहर सी आई, जिसे वह फ़ौरन ही छुपा गई। मुझे तुमसे बात करनी है। चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद वो आखिर अपने मुद्दे पर आ ही गई। तो इसीलिए प्यार की अनायतें की जा रही थी। वो सोचते हुए पलटी। कितना मुश्किल काम था भाभी के साथ मुस्कुराकर बात करना। वो मुस्कान कुछ हिचकिचाई। दमला की सवालिया नज़रों को भांपते हुए इसने लब खोले। देखो, किसी को मत बताना, ठीक है? वो आरिश तुमसे मिलना चाहता है, उन्होंने आसानी से कह दिया, मगर इसे ज़ोर का झटका सा लगा। क्या? मगर क्यों? वो यकीन नहीं करना चाह रही थी कि वो इसके बारे में ऐसा कुछ सोचता है। यूं का क्या मतलब? बस बात करना चाहता है। मुझसे गुजारिश की थी, तुम कॉल भी तो पिक नहीं करती। वो बता रहा था कि तुम्हारा फ़ोन कुछ दिनों से ऑफ जा रहा है। तो ये बात थी जिसकी वजह से वो इससे अच्छे से पेश आ रही थी। भाभी, मुझे इससे नहीं मिलना। इसका मूड बिगड़ चुका था। इसे परवाह नहीं थी कि मुस्कान को कितना बुरा लगेगा। इसके सामने सिर्फ बहन का चेहरा था। वो सिर्फ बात करना चाहता है। दमला, एक बार मिल लो। भाभी, मुझे इससे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। आप इसे मना कर दें। सुबह आपने सुना ना कि अबू ने क्या कहा? मेरी शादी की तारीख मुकर्रर होने वाली है और आप इसे आरिश पर गुस्सा आ रहा था, जिसे आयशा की पसंदीदगी नज़र नहीं आती थी। दमला, खुद सरी मत दिखाओ। हमायल का करैक्टर कैसा है कैसा नहीं हम जानते भी नहीं, और तुम आरिश को तो बचपन से जानती हो ना। अगर हमायल खूबसूरत है तो मेरा भाई भी किसी से कम नहीं। दौलत की बात है तो वो हमसे ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। तुम्हें हमारे घर में किसी किस्म की कोई कमी? भाभी, आपकी इन वजूहात में से कोई भी वजह नहीं है, और आप तो जानती हैं मैं इसे पसंद भी नहीं करती। आखिरी जुमले ने मुस्कान को अजीब सा इत्मीनान बख्शा था।
صرف وجہ یہ ہے کہ وہ میرے ماں باپ کی پسند ہے۔ اس کا کریکٹر اگر خراب نکلا تو یہ میری قسمت ہوگی۔ عارش کسی سے کم نہیں ہے، لیکن وہ میرے لیے بھابھی کے بھائی کے علاوہ صرف ایک کزن ہے اور کچھ بھی نہیں، اور وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا بھی ہے۔ اس نے جیسے یاد دلایا، دیکھو دملا۔ اس نے دملا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ تم اسے ایک بار مل لو، صرف ایک بار۔ میرے کہنے پر مسکان نے پیار سے کہا۔ ایسے پیار سے تو وہ اس سے تب بات کرتی تھی جب وہ اس کی بھابھی نہیں بنی تھی۔ بھابھی بننے کے بعد نند بھابھی کے رشتے نے ان کا کزنوں والا رشتہ خراب کر دیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اسے سوچ میں مسکان کو مزید حوصلہ ہوا۔ صرف ایک بار کی ہی تو بات ہے، پھر سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ بس اس کی بات سن لو، پھر جو بھی فیصلہ ہو تمہاری مرضی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی اسے اپنی باتوں سے قائل کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بھابھی اگر کسی کو نہیں پتہ چلے گا، میں کہوں گی کہ میں تمہیں اپنی درزن سے کپڑے لینے بھیجا ہے کیونکہ میں بہت مصروف تھی۔ بلکہ ایسا کہتے ہیں میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ ارسل کو لے کر گاڑی میں ہی بیٹھوں گی، تم بات سن کر جلدی جلدی آ جانا۔ اس نے جیسے منٹوں میں حل نکالا یا پہلے ہی سوچ کر رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی فضول بات برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے ایپرن کے ساتھ دونوں ہاتھ پہنچتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا، اب جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ۔ مسکان نے اس کے کندھوں پر سے ہاتھ ہٹائے۔ وہ بے دلی سے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے جاتا دیکھ کر پھر سے اس کے تاثرات میں نفرت کا ابال سا اٹھا۔ میرا بھی وقت آئے گا دملا بی بی، اور تب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ مسکان جاوید کیا چیز ہے۔ اس نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اسے کسی مشہور ریسٹورنٹ میں ڈرائیور کے ساتھ لے آئی تھی۔ منصوبے کے مطابق وہ باہر رہی جبکہ دملا عارش کے منتخب کرتا ٹیبل کو ڈھونڈ کر وہاں بیٹھ گئی۔ بمشکل 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ آ گیا تھا۔ کام کی بات کرنے کی بجائے وہ آگے پیچھے کی فضول باتیں کر رہا تھا، جس سے اسے اور بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ تم شادی کر رہی ہو؟ وہ اس کے بار بار کہنے پر بالآخر مدعے کی بات پر آیا۔ ہاں، اس نے بے نیازی سے کہا۔ اس میں تمہاری مرضی شامل ہے؟ میرے ماں باپ کی مرضی میں ہی میری مرضی ہے۔ اس کا لہجہ سپار تھا، ان میں کبھی دوستی کا بھی تعلق نہیں رہا تھا جو وہ اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، مجھے معلوم ہے تم اس حمال۔ اس کے لہجے میں بھی اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ گھبرائی نہیں، اسے یہ تاثر ہرگز نہیں دینا تھا کہ وہ حمائل سے کسی مجبوری کے تحت شادی کر رہی ہے۔ ہاں، ناپسند کرتی ہوں، اور ناپسندیدگی کی وجہ بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ اس نے مجھے پہاڑ سے دھکا دیا تھا اور میں مرتے مرتے بچی تھی۔ بس اسی وجہ سے مجھے اس سے چڑ ہے، مگر میں نے سوچا ہے کہ بچپن کے واقعات کو وجہ بنا کر تعلقات خراب کرنا، ابو کے دوست کو ہرٹ کرنا صحیح بات نہیں، حقیقت ہے۔ وہ سب کچھ سوچ کر آئی تھی کہ اسے بھابھی کو یا ان کے بھائی کو کسی قسم کا کوئی ویک پوائنٹ نہیں تھمانا تھا۔ تم اپنے ابو کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کر یہ سب کر رہی ہو نا؟ یکدم اس کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ میرے ابو میرے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں لے سکتے، سمجھے تم؟ اور ان کے بارے میں ایسی کوئی بکواس نہیں سنوں گی۔ سو بہتر ہوگا کہ تم اپنی زبان کو لگام دو۔ ابو کے اس غلط فیصلے کے باوجود کوئی اور ان کے بارے میں غلط بات بولے، یہ اس کی برداشت سے باہر کی بات تھی۔ غصہ مت ہو دملا، یہ ایک حقیقت ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بالخصوص اپنے والد صاحب کی خواہش پر قربان ہو رہی ہو۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ عارش جاوید، زبان سنبھال کر میرے ماں باپ کے بارے میں بات کرو، اور تم کون ہوتے ہو مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال کرنے والے؟ تم بھی تو اپنے ماں باپ، بالخصوص اپنی بہن صاحبہ کے فرمان پر یہاں موجود ہونا۔ وہ انتہائی تلخی سے اسی کے انداز میں بولی تھی۔ عارش نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ ہاں، امی ابا کی خواہش ہے کہ تم ان کی بہو بنو، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ… وہ نظریں چراتے ہوئے خاموش ہوا۔ اسے اس کے اس انداز سے شدید کوفت ہوئی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ تھے یا ایٹم بم، وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا، مگر وہ اتنے صاف الفاظ میں کہہ دے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور عائشہ، اس کے سامنے ایک چہرہ لہرایا۔ تم نے اب تک جو کچھ بھی کیا میں وہ کبھی نہیں دہراؤں گا، مگر میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کی منتظر رہے یا اپنی عزت کو داؤں پر لگا دے۔ اس کے ہاتھوں پر کپاہٹ طاری ہوئی۔ اسے حمائل خان سے ایک بار پھر سے وہی خوف محسوس ہوا، جیسے وہ اس کے سامنے ہو، جیسے وہ گن لیے دوبارہ کھڑا ہو کہ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اگر ذرا سا بھی مثبت اشارہ دیا تو وہ نہ صرف عارش کو بلکہ اسے بھی قبر تک پہنچا دے گا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ وہ یکدم کھڑی ہوئی۔ دملا پلیز،
बैठकर बात करते हैं। वो इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसमें भड़कने की कोई बात नहीं, तुम एक दफ़ा सोचो तो सही, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। हमायल खान एक पठान है, वो तुमसे बेवफाई करेगा। इन लोगों में तो 4-4 शादियाँ भी करना ऐब नहीं समझा जाता। वो छोड़ देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, रोती रहोगी सारी ज़िंदगी। तमला का बस नहीं चल रहा था कि टेबल पर पड़ा हुआ गुलदान इसके सर पर दे मारे। शटअप, जिस शटअप, मेरे अब्बू हाँ कर चुके हैं, मैं इनका सर शर्म से कभी नहीं झुकाऊंगी। शर्म से तो तुम डूब मरो। 3 साल बड़ी हूँ तुमसे और तुम इसकी आवाज़ बुलंद हुई तो आसपास के लोग भी मुतवज्जा हो गए। तमला, सब देख रहे हैं, बैठकर बात करो। आसपास देखते हुए इसने से दोबारा घुरा। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, सुना तुमने, और ये बात दिमाग में बिठा लो आरिश जावेद कि मेरी अब शादी होने वाली है। शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी में जहर घोलने वाले को लोग अच्छे अलकाबात से नहीं नवाजते। इसकी आवाज़ अब एहसासी। बज़ाहिर लोग भी अपने काम में मगन हो चुके थे, मगर वो बैठी नहीं थी। तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ हमायल क्या सलूक करेगा। ये सब मेरा और मेरे घर वालों का मसला है। आइंदा तुमने अगर मेरे साथ बिला वजह फ्री होने की कोशिश भी की ना, तो इसी पठान को तुम्हारा पता बता दूंगी। चाचा रखने वाले को ये भी पता होगा कि वो लोग गैरत में किस हद तक जा सकते हैं। इसे खुद पर हैरत हुई कि इसने उसे हमायल का ही ड्रावा क्यों दिया। वो पहले बोलती थी, फिर सोचती थी। इससे पहले कि आरिश कुछ बोलता, वेटर इनके टेबल के पास आकर मौजबाना तरीके से हाथ बांधे खड़ा हो गया। सर, मैम, आपका ऑर्डर। वो इनसे इनके खाने के मुतालिक पूछ रहा था। अच्छा, काम डाउन। क्या लोगी? इसका गुस्सा ठंडा करने का इसे और कोई तरीका समझ नहीं आया था। वो मज़ीद भड़क उठी। मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पर नहीं आई आरिश, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए जो मैंने कहा है। मुझे तैयारी करनी है, मेरे ससुराल वाले कल आ रहे हैं। वो पर्स उठाकर जाने की तैयारी करने लगी। एक तरफ हमायल नामी अजाब से जान छूटी नहीं थी और अब ये नई मुसीबत भी पीछे पड़ गई। वेटर की दबी दबी सी मुस्कुराहट पर यकदम ही इसकी नज़र पड़ गई। वो रुकी। किस बात की हंसी आ रही है? हाँ, वो तल्खी से भरी हुई बोली। सॉरी मैम। वो इसके ख़तरनाक तेवर देखकर वो घबरा सा गया। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा भाई है और मेरी इसके साथ लड़ाई हो गई थी। बहन भाई की इस तकरार में किसी तीसरे को खी करने की ज़रूरत नहीं। वो पलट गई। आरिश का रंग निदामत के बायस सुर्ख होने लगा। वो इसे जाता हुआ देख रहा था। जाते जाते वो वेटर और इसे दोनों को अच्छा खासा शर्मिंदा कर चुकी थी। वो रद्द अमल देगी, ये तो इसे पता था, मगर इतना शदीद इसे तवक्को नहीं थी। वो वहीं सुन होकर बैठा रहा। सारा रास्ता इसके मूड को देखते हुए भाभी ने इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी। इसके लिए अच्छी ही बात थी, क्योंकि वो इनके मुंह लगना भी नहीं चाहती थी। एक तरफ हमायल खान और दूसरी जानिब अब ये आरिश इसके गले का फंदा बन गया था। घर पहुंचकर भी वो किसी से अपना ख़राब मूड छुपा नहीं पा रही थी, इसीलिए वो अपने कमरे में ही बंद हो गई थी। आयशा भी बस आने वाली थी और इसे जल्द अपना मूड दुरुस्त करना था। वो आईने के सामने खड़ी हुई और ख़ुद को देखा। हल्की हल्की सुर्ख आंखें इसके चेहरे को मज़ीद दिलकश बना रही थी। इसे इस लम्हे खुद पर, ज़िंदगी पर, किस्मत पर बहुत गुस्सा आया। इसके दिल में शिकवा ही शिकवा था। आखिर किस्मत इसके साथ ही ऐसा क्यों कर रही थी? इसके ख्यालों का सिलसिला मोबाइल फ़ोन की घंटी ने तोड़ा। अभी वो किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। पर्स को उगताए हुए अंदाज में खंगालने के बाद इसे मोबाइल मिल ही गया था। इसने सोचा कि शायद इसकी कोई शौक कज़न होगी जो इसे चिढ़ाने के लिए फ़ोन कर रही होगी, मगर स्क्रीन पर जगमगाता नंबर इसके हवास बाख्ता कर गया। अननोन नंबर कॉलिंग। इसने थोड़ा हैरान होते हुए कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वो धीमी सी आवाज़ लाखों में भी पहचान सकती थी। आरिश पर जो गुस्सा था वो बदल कर अब खौफ और बेबसी में तब्दील हो चुका था, मगर वो कॉल काट न सकी। इतने दिनों के बाद इस मामले के दौरान भी इसकी कोई कॉल नहीं आई थी, फिर अब क्यों? वालेकुम अस्सलाम। अपनी सांसों को, लहजे को हमवार करते हुए कहा। दूसरी जानिब से कुछ नहीं बोला क्या? एक लम्हा गुजरा, दूसरा लम्हा गुजरा। हेलो। इसने खुद ही खामोशी तोड़ी। दूसरी जानिब इसकी धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो शायद इसकी बेबसी पर हंस रहा था। तमला को शदीद रोना आया। 2 महीनों के ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा रहा था तो सोचा कि आखिरी दफ़ा तुम्हारी आवाज़ सुन लो। इसके बाकी जुमले पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला। इसे तो बस एक बात ने चौंका दिया। क्या सच में? इसने बेख्तियार ही बेयकीनी में कहा। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब ने जैसे इसे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था। सच? इसके लहजे में बच्चों जैसी एक्साइटमेंट थी। वो एक लम्हे को चुप हुआ, जैसे इसकी खुशी की वजह ना समझा हो। आहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? वो ज़रा से तवक्कुफ़ के बाद बोला था। वापस कब आओगे? हमायल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इसके बारे में पूछ रही है। अगर इसका जहन पढ़ लेता तो शायद कभी खुश ना हो पाता।
दिसंबर के वस्त तक इंशाल्लाह। वो ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल कपल हों। चलो कम से कम दिसंबर तक तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। वो सोच कर रह गई थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि वहाँ हमले वगैरह भी तो होते रहते हैं ना, खतरनाक एरिया है ना। वो इससे बस तसल्ली की बात सुनना चाहती थी कि वहाँ इसके हलाक होने के मौके मौजूद हैं, यानी इससे जान छूटने के मौके। हमारी को शायद समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो या हैरान। वो शायद इसे लाशऊरी में आर्मी का हिस्सा समझ रही थी, क्योंकि वो कोर्स के लिए जा रहा था, आर्मी की तरह मिशन पर नहीं। हाँ, काफ़ी हसास एरिया है। एक बात पूछूं? वो बोला तो लहजे में कुछ अजीब सा था, कुछ सुनने की ख्वाहिश। कोई मीठा बोल। मेरी इजाज़त से करते होते हर काम तो इस वक्त मैं तुम्हारी कैद में ना होती मिस्टर खान। इसके लहजे में तलखी घुल गई। तुम अब खुश तो होना इस रिश्ते से, मतलब क्या तुम हमारे रिश्ते को वाकई कबूल करना चाहती हो? इसके अल्फाज पर इसे हैरत हो रही थी। वो हमायल खान, जिसके हाथों में गन होती थी, बंदूक की ज़बान सुनता और बोलता था, 5 साल बाद इतना कैसे बदल गया था कि इससे बात करते हुए वह मुख्तार अंदाज में बोल रहा था। खुश? खुश मिस्टर खान? खुशी क्या होती है? मैंने 5 साल पहले महसूस करना छोड़ दिया था। और कौन सा रिश्ता? ये रिश्ता नहीं, अज़ाब, मुसीबत और मेरे गले का तोक है। इसने तल्खी से सोचा, मगर बोली तो कुछ और बोली। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी बात मुकम्मल हो चुकी हो तो मैं फ़ोन काट रही हूँ। इसका नर्म लहजा तमला को इस बात का हौसला दे रहा था कि इसे वो थोड़ी और तलखी का इजहार कर सकती है। अच्छा सुनो। वो फ़ोन ऑफ करते करते रुकी। वो कुछ देर के लिए रुका। तुम मुझसे जितनी भी नफ़रत कर लो, मगर ज़िंदगी में ये बात कभी मत भूलना कि हमायल खान ने तुमसे बहुत मोहब्बत की है। तमला अहसन, बेइंतहा की है, बार बार की है और बेशुमार की है। वो जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ कह रहा था। वो लम्हा भर को खामोश हुई और फिर एहतराजिया कहका लगाकर हंस दी। इसे इस शख्स की मुनाफ़कत और खोखले अल्फाज से नफ़रत ही नफ़रत महसूस हो रही थी। इसके अल्फाज जज्बात का मजाक उड़ाकर इसे कदरे सुकून महसूस हो रहा था। तुम भी ये कभी मत भूलना कि मुझे ना कभी तुमसे मोहब्बत थी, ना है और ना कभी होगी। तमला अहसन ने तुमसे बहुत नफ़रत की है हमायल खान, बेइंतहा की है, बार बार की है, बेशुमार की है। इसके गुस्से की परवाह किए बगैर वो इसी के अंदाज में इसी के अल्फाज लौटा रही थी। इसके दिल का गुबार कुछ तो कम हुआ था। वो खामोश हो गया। तुम्हें मेरे इन अल्फाज का कभी तो यकीन आएगा। मैं सारी उम्र तुम्हारे इकरार का इंतज़ार कर सकता हूँ। वह हंसी। तो फिर लगता है तुम्हारी सारी उम्र इसी लहासिल इंतज़ार में गुजर जाएगी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तो क्या कोई भी तुमसे मोहब्बत करे। शर्त से पीछे हट जाओ, हार जाओगे। हो ना जाने कैसे इतना सब कुछ बोल गई। गिर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। वो इसके सामने होता तो इसका सर फोड़ देती। एक शेर कहकर वो इसे बेइंतहा चिढ़ा चुका था। मैं दुआ करूँगी तुम्हारे लिए, वो ज़ब्त से बोली। दूसरी जानिब बेयकीन सी खामोशी छा गई। क्या? हाँ, दुआ करूँगी कि तुम कभी वापस ना आओ। इसने हमाल की गहरी सांस की आवाज़ सुनी। मैंने तुमसे कहा था ना, करती रहो बद्दुआएं, कि शायद तुम्हारी कोई बद्दुआ मेरी माँ की दुआओं से पहले अर्श पर पहुँच जाए। वो इसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। ठीक है, अगर तुम्हारी ज़िंदगी रही तो शादी पे मुलाकात होगी। वो इसके तंज पर शायद मुस्कराया था। अच्छा फ़र्ज़ करो कि अगर मैं मर गया, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी भी हो गई, तो क्या गारंटी है कि तुम ज़िंदा रहोगी? क्या पता तुम भी मेरे साथ ही मर जाओ, फिर हमेशा के लिए दोनों साथ रहेंगे। वहाँ से कैसे मुझसे जान छुड़वाओगी? वो खुद हंस रहा था, लेकिन इसका दिल। मुझे तुम्हारे साथ जहन्नुम में नहीं जाना, इसने जलकर कहा तो वह हंस दिया। ठीक है, मुझे देर हो रही है। आज के लिए तुम बहस जीत गई। ज़िंदगी रही तो शादी पर मिलेंगे। इसी के अल्फाज दोहराकर वो फिर से हंसा था। ज़िंदगी? तुम्हें तो सुकून की मौत भी नसीब ना हो, बदबख्त इंसान। वो दिल में इससे मुखातिब थी। वो इसे अल्लाह की अमान में कैसे दे सकती थी? वाय, ये लफ्ज़ बामुश्किल अदा करते हुए इसने खटाक से बंद कर दिया। इस बुरे दिन में ये खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी, इसने सोचा नहीं था। वो हद से ज़्यादा खुश थी। इसने सोचा कि ज़िंदगी इतनी भी जालिम नहीं थी। इसे इस शख्स से निजात मिल सकती थी। क्या पता वो वहाँ जाए और फिर आए ही नहीं, किसी बम धमाके या दहशतगर्द की गोलियों का निशाना बन जाए। मगर वो भूल रही थी कि वो आर्मी के मिशन पर नहीं, पुलिस के किसी कोर्स के लिए जा रहा था। इसके लिए ये सोच ही कितनी मसरूर कन थी। वो खुद ही मुस्कुराई।
तरह तरह की सोचें इसके दिमाग को घेरे में लिए हुए थी। आरिश अब दोबारा इसे तंग नहीं करेगा, ये तो तय था। एक तरफ इससे जान छूट गई थी तो दूसरी जानिब इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब दूर जा रहा था, बहुत दूर, शायद कभी ना आने के लिए। ऐसी ज़िंदगी जिसमें हमायल खान ना हो। इसने खुद से सवाल किया तो दिल जैसे ढेरों खुशी और आज़ादी के एहसास से भर गया। वो हंस दी। इसने फिर से खुद को आईने में देखा, वो भी अब इस घटिया शख्स के खौफ के बगैर खुलकर मुस्कुरा सकेगी, दिल से तैयार हो सकेगी तकरीबात को, ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेगी। सोच ही कितनी मसरूर थी, तो हकीकत में कैसा मंजर होगा जब वो इसकी ज़िंदगी से चला जाएगा। वो अपनी पसंद से शादी कर सकेगी, मोहब्बत कर सकेगी, ज़िंदगी को जी सकेगी। वो कहीं भी नहीं होगा, वो इसे खौफजदा करने दोबारा कभी नहीं आएगा। इसकी मुनाफिकत से भरी वो धीमी सी आवाज़ जो इसके अंदर जहर घोल दिया करती थी, अब सुनाई नहीं देगी। वह हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। वह हंसते हुए बेड तक आई और उछलकर इस पर लेटी। 5 साल बाद, 5 साल का अरसा कम नहीं होता। इसने आज 5 साल बाद हकीकी खुशी महसूस की थी। खुशी के जज्बात से लबरेज होकर इसने आयशा की तरह आंखें मीची और खिलखिलाकर हंस दी। कोई और देखता तो समझता कि वह पागल हो गई है। बरसों बाद इसका आज जैसे जीने का जी चाहा था। इसे लगा था कि ज़िंदगी पर इसका भी हक है। क्या हुमायूं की मौत वाकई इतनी खुशियाँ ला सकती थी? ज़िंदगी भी अजीब खेल थी जो वो अपने बचपन के साथी, दोस्त, बल्कि बेहतरीन दोस्त से इस कदर नफरत करने पर मजबूर हो गई थी कि इसके मरने तक की दुआएं वो 5 साल से हर पल कर रही थी। इसे वो आवाज़, वो लहजा, वो चेहरा इतना नापसंद और काबिल नफ़रत लगता था कि इस पर थूकना भी पसंद नहीं करती थी। इसे वो वक्त भी अच्छी तरह याद था जब वो इसकी असलियत नहीं जानती थी। गुलबाज की शादी पर वो इससे नफ़रत नहीं करती थी। 5 साल पहले दिन तो रोशन और खूबसूरत था, सवाद के हर दिन की तरह दिल मोह लेने वाला। मगर रात, काश वो इस रात को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकती। काश वो इन दिनों घर, काश वो इस रात को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकती। काश वो इन दिनों घर वालों के साथ गुलबाज फारूक खान की शादी पर गई ही ना होती। खिड़की के पर्दे पीछे किए तो सूरज की किरणें इसके चेहरे पर पड़ी। वो थोड़ा सा कसमसाया मगर उठा नहीं। मुस्कुराते हुए वो बेड तक आई और झुककर इसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए इसे जगाने की कोशिश करने लगी। मीर, ममा की जान, उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। इसने मुंह बनाकर बंद आंखों के साथ ही करवट बदल ली। मीरू, मेरा प्यारा बेटा, उठ जाओ, आज तो आपके स्कूल में फंक्शन है ना। वह मुस्कुराकर पीछे हो गई। वह झटके से उठा। मामा, देर हो गई। ओह नो, मेरा फंक्शन। वह बेड पर खड़ा होकर परेशानी में उछलने लगा। मामा, जल्दी करें, जल्दी। नींद जैसे कहीं दूर भाग गई थी। वह बिल्कुल ताज़ा दम लग रहा था, तभी तो उछल रहा था। वह हंसी जा रही थी। मीर बेड से उतरा और भाग भाग कर कमरे में जूते तलाश करने लगा। अरे आराम से बच्चे। हड़बड़ाहट में इसने जूते ढूंढकर पहन ही लिए और माँ के पास आया। मामा, देर हो गई है, जल्दी। इसने मुस्कुराकर इसे उठा लिया और शरारत से सारे बाल बखेर दिए। कोई देर वेर नहीं हुई, बहुत टाइम है, अभी पैनिक क्यों कर जाते हो? आराम से सारे काम करते हैं, ओके? हर काम की जल्दी नहीं मचाते। इसे आराम से समझाते हुए इसने इसकी छोटी सी नाक नरमी से खींची जो इसके कानों और गालों की तरह सुर्ख हो रही थी। फिर भी देर हो जाएगी ना? इसने इसकी नाक दोबारा खींचते हुए नफ़ी में सर हिलाया। अभी मम्मा ने क्या समझाया है मीर को? आराम से, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हो जाएंगे। मम्मा स्कूल लेके जाती है ना, हर रोज़ जाते हो, कभी लेट हुए हो? इसने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर किस बात की जल्दी है? वह हंस दिया। एक वही तो था इसके चेहरे की मुस्कुराहट की वजह। इसका अगर मुस्कुराने का दिल चाहता था तो इसकी वजह सिर्फ इसका बेटा मीर था। चलो पहले ब्रश करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर नाश्ता और फिर स्कूल और फिर फंक्शन, फिर वहाँ से घर और फिर वो इसी की तरह नॉन स्टॉप बातें करती हुई बाथरूम में ले गई। इसे यूनिफॉर्म पहनाकर बेड पर बिठाया और इसके बालों को ब्रश करने लगी। मीर, आज बाल भी कटवा देंगे, देखो कितने बढ़ गए हैं। एक साइड से माग निकाल कर इसने इसके बाल पीछे किए। मानो, अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते। आपकी टीचर ने भी मुझसे कहा है कि अपने बेटे के बाल कटवाएं। वो इसे बाल कटवाने नहीं देता था। इसे अपने आबरों तक बिखरे हुए घने बाल बहुत अच्छे लगते थे। नहीं ना मामा प्लीज़, नहीं। वह हर दफ़ा की तरह ज़िद करने लगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अब से आपका नाम मीर नहीं, मीरा रख देती हूँ। इसे शरारत सूझी थी। मीर लड़की नहीं है, इसने चिढ़कर कहा। मीर बेबी बॉय है तो फिर बाल कटवाएगा, ओके? इसके बालों में ब्रश करते हुए इसने कहा। आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन, नॉट अ बेबी बॉय मामा। वह हंस दी। अगर बाल नहीं कटवाओगे तो फिर इसी तरह बड़े होते रहेंगे और लड़कियों की तरह हो जाएंगे। फिर सब मीर को बेबी गर्ल कहेंगे ना। इसके बाल बिल्कुल संवर चुके थे। इसने बुरा सा मुंह बनाया। वो और भी पुरकशिश लगने लगा था। गाल यूँ सुर्ख हो रहे थे जैसे सुर्ख टमाटर हों। ओके,
वो कुछ अफसरदा सा होकर बोला था। हर दफ़ा इसकी यही जिद होती थी कि इसे बाल नहीं कटवाने। इसके पसंदीदा शौक है किसी किरदार के बाल यूं बिखरे हुए घने से थे, इसलिए वो यूं ही रखना चाहता था। इसके अफसरदा से मासूम चेहरे को हाथों में लेते हुए इसने प्यार किया। मामा, मैंने हैरी पॉटर वाली लुक बनाई थी। वो मुस्कुराई। मेरा बेटा तो हैरी पॉटर से ज़्यादा प्यारा बच्चा है, फिर हम क्यों इसकी नकल करें? वैसे भी मुझे अपना प्रिंस सबसे ज़्यादा प्यारा पता है कब लगता है? कब? इसने तजस्सुस से पूछा। जब अपने बाबा की तरह वाला हेयर कट हो। इसका चेहरा खिल उठा। ओके मामा, हम बाल कटवा लेंगे। मानी भाई से बोलकर आज ही बाल कटवा लेंगे। वो मुस्कुराती। इसे खुश करने के लिए, कोई बात मनवाने के लिए बस एक नाम लेने को देर होती थी। वो तो खुशी से झूम उठता था, मगर इसका दिल कर्ब और तकलीफ से भर जाता था। इस तकलीफ में, इस बेवफा को याद करने में, इस कर्ब में भी अजीब सा सुरूर मिलता था इसे। ये लो, स्टोरी बुक पकड़ो और पिक्चर्स देखो। इतनी देर में मम्मा तैयार हो जाएं। इसे रंगीन सी तस्वीर वाली किताब थमाकर वो खुद बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर के बाद वह कपड़े बदल कर निकली थी। फिरोजी और सफ़ेद रंग के सादा से शलवार कमीज में मलबूस थी, मगर दुपट्टा मोती सितारों से मज़ीन था। इसे सजने संवरने का शौक तो कब का ख़त्म हो चुका था, मगर इसकी मीर को इसका सजना संवरना पसंद था। अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए इसे बस इसी का सोचना होता था। दुपट्टा एक साइड पर रखते हुए वो आईने के सामने आई और हेयर ड्रायर से गिले बाल खुश्क करने लगी। एक हाथ में ब्रश पकड़े, एक में ड्रायर थामे, वो अपने बेजान से बालों को बेरहमी से जल्दी जल्दी ब्रश करती जा रही थी। दोनों कोहनियाँ अपने छोटे छोटे घुटनों पर जमाए, अपना चेहरा दोनों हाथों पर गिराए, बेड से नीचे टांगे लटकाकर हिलाता हुआ वो मुसलसल दिलचस्पी से इसे देख रहा था। इसके बाल सूख चुके तो इसने जल्दी जल्दी ब्रश करके इन्हें पोनी में बांधा और फिर जोड़ी बनाकर क्लिप लगा दिया। इसके बाल कमज़ोर से थे, इसलिए बालों का जूड़ा भी छोटा सा ही बनता था। हल्की सी परफ्यूम छिड़कने के बाद इसने बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाया और ओढ़ लिया। मामा, वो इसकी जानिब मतवज्जा हुई। लिपस्टिक लगाए ना। क्यों, आपको मामा ऐसे अच्छी नहीं लगती? वो इसकी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकती थी, मगर कभी कभी वो कुछ ऐसा मांग बैठता था कि जिसे चाहकर भी वो पूरा नहीं कर पाती थी। नहीं, मेरी मम्मा तो सबसे प्यारी मम्मा है, पर मेकअप में ज़्यादा प्यारी लगेंगी ना। सब कहती हैं वो ज़बारिया और शाज़म सबकी मम्मा मेकअप करके स्कूल आती हैं। शमसा आंटी भी तो मेकअप करती है ना। वो लम्हे भर को खामोश हुई। बेटा, देर हो, हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर नाश्ता करते हैं। आप देखकर आओ ज़रा शमसा आंटी रेडी हुई हैं कि नहीं। वो झट से उठा और बाहर को भागा। बच्चा था, फ़ौरन से बात भूल जाता था। वो आहिस्ता से चलती हुई आईने तक आई और ख़ुद को देखा। आंखों के गिर्द गहरे से सियाह, हल्के कमज़ोर, सर्द और बेरौनक सा चेहरा। वह तल्ख सा मुस्कराई। न जाने कहाँ से इसके बेटे को वो खूबसूरत लगती थी। कुछ लोगों की आंखों में तो इन माँ बेटे को पहली बार देखते हुए इस बात पर हैरानी फैल जाती थी कि मीर जैसा खूबसूरत बच्चा इसका बेटा कैसे हो सकता है। कई तो बातों बातों में ये तक पूछ बैठे कि कहीं इसने इसे गोद तो नहीं लिया। वो बुरा नहीं मानती थी, जो सच था वो सच था। इसे उल्टा खुशी होती थी कि इसका बच्चा एक पुरकशिश और खूबसूरत बच्चा है। इसके अपने बारे में लोग क्या राय रखते थे, इससे हकीकतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिसकी राय की, जिसकी सोच की, जिसकी इजहार की अहमियत थी, वो तो अब इसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं था। सो लोग जो भी बोलते, इसे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बहुत खुश थी, इतनी कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि घर में इसकी और हमाल की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। वो खुशी खुशी हर चीज़ में शिरकत कर रही थी, हर चीज़ बड़े दिल से ख़रीद रही थी। हमाल की दोनों भाभियां लाला रुख और पलवशा इसे मिलने आई थी। वो इंतहाई खुश अखलाक़ी से इनसे भी मिली। अबू और अम्मी खुश थे कि दमला इस शादी से अब मुतमईन है। पूरे गमी की चहकती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही होती थीं। मुस्कान ये देखकर दिल ही दिल में कढ़ रही थी, मगर अब्बू के होते हुए इसकी कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। अबरार भाई के पास भी अब करने को कुछ बचा ही नहीं था। सो बेदिली से ही सही, मगर वो इसकी शादी की तैयारियों में हाथ बटाने लगा था। मामू मामानी नाराज़ होकर बैठ गए थे। हर आम ख़ानदान की तरह इनमें भी इस रिश्ते की वजह से दूरियां आ चुकी थीं। अम्मी एक जानिब भाई की नाराज़गी से दुखी थी, तो दूसरी जानिब बेटी की खुशी देखकर वो खुश हो जाया करती थी। मगर कोई नहीं जानता था कि दमला की खुशी की असल वजह हमाइल का ट्रेनिंग के लिए चले जाना था। इसके दिल को अनजानी सी खुशी थी कि वो कभी वापस नहीं आएगा। जब इसने वापस आना ही नहीं था, तो 2-4 दिन घर वालों को खुश कर देने में क्या ऐब हो सकता था।
اس نے عائشہ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈرامہ دیکھا تھا جو اصلی کہانی پر مبنی تھا۔ اس کا مرکزی کردار ایک فوجی تھا جو شادی سے کچھ دن پہلے شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے دل نے یہ مان لیا تھا کہ وہ بھی وہاں سے مر کر تابوت میں لوٹے گا۔ اپنے تئیں اس نے اس کے مرنے کے لیے رونے کی اداکاری اور غمزدہ ہونے کا ڈرامہ کرنے کی مشق تک کر لی تھی۔ گویا اس کے تابوت کا استقبال کرنے کی پوری تیاریاں تھیں۔ تم ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی رونے کی پریکٹس کر رہی تھی۔ نہیں، ایسے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ایکٹنگ کر رہی ہوں، پھر سے ٹرائی کرتی ہوں۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے چہرے کو غمزدہ بنانے کی ناکام کوشش کی۔ حمائل، ابھی تو میری مہندی کا رنگ بھی ہلکا نہیں پڑا تھا۔ اف، تم کیوں چلے گئے؟ ابھی تو تم نے چیلنج جیتنا تھا نا۔ کیا ہوا؟ چیلنج ہار گئے؟ حمائل فاروق خان ہار گیا؟ اف۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر خود ہی کہکا لگا کر ہنس دی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو سمجھتا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ کیا کرتی؟ آزادی کا خمار ہی اتنا مسرور کن تھا۔ بیڈ پر بکھرے ہوئے شادی کے مختلف ملبوسات کے پاس آئی اور ایک خوبصورت سا سرخ بھاری کام والا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے آئینے کے پاس آئے۔ کھلے ہوئے خوبصورت لمبے بالوں پر وہ دوپٹہ بہت کھل رہا تھا۔ ہائے حمائل خان، افسوس، حسرت ہی رہی تمہاری۔ وہ ہنسی۔ ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی میری دلہن بنے گی۔ وہ دوپٹہ اوڑھے سارے کمرے میں گول گول گھومنے لگی۔ گانے کے الفاظ اس نے اپنے مطابق ڈھال لیے تھے۔ وہ کیا نغمہ تھا؟ ہاں، وردی مٹی میں اٹی ہوگی، شاید لہو میں رنگی ہوگی۔ اس کا دماغ واقعی خوشی کے مارے خراب ہو گیا تھا۔ ذہن میں اس کا چہرہ لال کر وہ گاتے ہوئے ہنسی۔ چہرے پہ رنگے وفا ہوگا، سینے پہ چاند سجا ہوگا۔ میں نہ آیا تو بھی آؤں گا، پرچم میں سج کر آؤں گا۔ ہاں ہاں۔ اوہ نہیں نہیں، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مت آنا تم تو۔ چہرے پہ رنگے وفا نہیں، لعنت پڑی ہوگی جب مرے گا۔ ویسے بھی پولیس والوں کو کہاں مرنے کے بعد ایسا پروٹوکول ملتا ہے۔ آرمی میں ہی رہتا تو مرنے کے چانس بھی زیادہ ہوتے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ وہ زندگی تو پروٹوکول سے گزارتا ہی، مگر جنازہ بھی پروٹوکول سے اٹھتا۔ دوپٹہ اٹھا کر اس نے بیڈ پر پھینکا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنا خوشی سے دمکتا چہرہ نارمل کیا۔ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا تو غیر متوقع مہمان کھڑے تھے۔ بڑی ذلیل نکلی ہو تم۔ اس کی کزنز اسے مصنوعی غصے سے گور رہی تھی۔ اس کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اسے ان سے شرمندگی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ان الفاظ کے لیے جو اس نے ان سے حمائل کے بارے میں کہے تھے کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ تم تو اسے پسند ہی نہیں کرتی تھی میڈم، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ آتے ہی شروع ہو گئی۔ بیٹھ تو جاؤ، تانے بعد میں دے لینا، وہ ہنس کر بولی تھی۔ دملا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ثنا حیرت و حیرانگی سے اس کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ یار، مجھے جب سے پتہ چلا ہے میں تو شوق میں چلی گئی ہوں۔ اپنے کرش کو بھائی کسے بولوں گی؟ مناہل اسے منہ چڑھاتی ہوئی مصنوعی غصہ کرتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ثنا اس سے الگ ہوئی تو باقی سب اس سے ملی۔ کم سے کم ہم سے مل تو لیتی، تم بے وفا انسان۔ کرش تو چھین ہی لیا ہے، بندہ بتا ہی دیتا ہے۔ فضا نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ ہنس دی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا، سب کچھ بس اچانک ہوا، بہت ہی اچانک۔ سب آئی تھیں، اسے ماموں ممانی نے آنے ہی نہیں دیا تھا۔ بس رہنے دو، دکھاؤ تو کیا کیا لائے سسرال والے۔ وہ بیڈ پر بھرے اس کے گفٹ سے دیکھنے لگی جو بی جان اور آغا جان اسے کل دے کر گئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا تھا، زیورات، جوتے، پختون کلچر، پنجابی کلچر، سب کی چیزیں تھیں۔ واو! ایک خوبصورت ڈبیا سے نتاشا نے ماتھا پٹی نکال کر اپنے ماتھے پر رکھی۔ ہماری دملا بھی اب پٹھانی بن جائے گی۔ وہ سب اس کی چیزیں نکال کر دیکھنے لگی۔ ویسے تو تم میرے کرش کو چرا کر میری دشمن بن ہی چکی ہو، مگر خیر یہ بتاؤ کہ شادی کی ڈیٹ کب کی فائنل ہوئی؟ مناہل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق ان کا بیٹا دسمبر کی 10 تاریخ تک آ جائے گا، اس لیے فائنل ڈیٹ 20 کو مہندی، پھر 2 دن کا وقفہ، پھر 30 دسمبر کو بارات اور 1 دن کے بعد 25 دسمبر کو ولیمہ۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی کیونکہ ولیمہ، مہندی یا بارات کی نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ واو دملا، کتنی لکی ہو تم، اتنا ہینڈسم دلہا، نتاشا نے تصور کرتے ہوئے کہا۔ نظر نہ لگا دینا میرے میر بھائی کو۔ عائشہ چائے بسکٹ سے سجی فوڈ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ نہیں نظر لگا رہے بھائی تمہارے میر بھیا کو، مناہل نے کھڑے ہو کر ٹرالی سے ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے ہوئی بہت بری ہے تم لوگوں کے ساتھ، پہلے سیاں بنانے کے چکروں میں تھی اور اب وہ بھیا بن گئے۔ عائشہ خود ہی کہہ کر خود ہی ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ وہ ہنس ہی ایسے رہی تھی کہ سب ہنسنے لگیں۔ مناہل نے اس کے کندھے پر زور سے مارا۔ تم نے ہی بکواس کی تھی کہ وہ اپنے قبیلے اور قوم سے باہر شادیاں نہیں کرتے، پھر یہ کیا ہے؟ اس نے منہ چڑھاتے ہوئے اسے جیسے یاد دلایا۔ ہاں جی میڈم عائشی،
तुमने ये बकवास किया था, इसलिए हम सुस्त हो गई थी और तुम्हारी बहन साबा ने कब्जा कर लिया। दमला बैठ गई तो सना ने इसे घूरते हुए कहा। आयशा ने आगे बढ़कर दमला की गर्दन में बाहें डाल दी। मेरी शहजादी सी बहन पर एएसपी साहब खुद लट्टू हुए थे, समझी। दमला ने इसके दोनों हाथ थामते हुए इन सब की जानिब यूँ देखा जैसे कह रही हो कि अब बताओ। हाँ हाँ, बड़ी आई शहजादी नकचड़ी चुड़ैल है, फिजा ने कहा। अच्छा सुनो, सना ने आयशा से कहा, ढोलकी तो रखी है ना? कब से शुरू हो रही है? सब ने सर पीट लिए। ओह, जिधर ढोलकी की रस्म होना वहीं इसने जा घुसना होता है। रखी है मैडम, रखी है, अभी अभी मैं पूछ कर आ रही हूँ साइका आंटी से, मनाहिल ने इसे घूरते हुए कहा। अब देखना इसके दिन ही नहीं गुजरेंगे, रात को सोते हुए भी गीत गाने लगेगी, आयशा ने कहा। बकवास बंद करो सारी की सारी, खुद भी तो सब की सब मौजूद होती है ना हर जगह। मुझे वैसे ही हिट लिस्ट पर रखा हुआ है, दफ़ा हो जाओ, मैं इस दफ़ा कोई गाना नहीं गाऊंगी। सब ने इसे हंसते हुए घुरा। कायम रहना अपनी बात पर, सबको पता था वो अपनी इस बात पे कभी कायम नहीं रह सकती। हाँ हाँ, पक्का कन्फर्म, इस दफ़ा कोई पार्टिसिपेशन नहीं करूँगी, इसने मुंह बनाते हुए कहा। ओह याद आया, आशी ने कहा था कि हमारे भाई का एक जुड़वा भाई भी है, वो नहीं आया? मिनाहिल ने शरारत से कहा तो वो सब खी करके हंसने लगी। दमला के जहन में भी अचानक से सवाल उठा था। शामिल ने ना तो फ़ोन पर बात करके मुबारकबाद दी थी, ना किसी के ज़रिए कहलवाया था। बेशक वो अब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था और दमला ने भी इन सालों में कभी राब्ता नहीं रखा था, मगर अब तो वो इसके भाई की बीवी बनने जा रही थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि वो फ़ोन करने से भी रहा था। इसने सर झटक कर ख्यालात को भगाया। चलो अभी क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो, चाय ठंडी हो जाएगी। दमला की बात पर सब अपने कप उठाकर फिर से हंसी मजाक में मसरूफ़ हो गई। सुबह वह खुशी खुशी उठी थी। नाश्ता तैयार होने की भीनी भीनी खुशबू सारे घर में फैली हुई थी। आयशा अभी सो रही थी। जल्दी जल्दी उठकर तैयार होने के बाद वह सबसे मिलने कमरे से बाहर जाने वाली थी। आज तो इसे हमाइल की क्लास लेनी ही लेनी थी। इतने साल इसने खुद इससे रब्ता नहीं किया, फिर भी इसे ही नज़रअंदाज कर रहा था। वो सोच रही थी कि जब इसे बचपन का एक एक लम्हा याद है तो फिर इसे कैसे भूल सकता है। इसे बचपन के इन हसीन लम्हों की गूंज अभी भी सुनाई देती थी। इस घर का एक एक कोना अपने अंदर इसके बचपन की यादगार था। वो इन लम्हों को दोबारा से जीना चाहती थी। सोई हुई आयशा के साथ बेड पर बैठते हुए इसने मोबाइल ऑन किया और गैलरी खोलकर कुछ ढूंढने लगी। वो बचपन की तस्वीर थी। यही सवात में इसी घर का लॉन, वो झोले की दोनों रस्सियाँ पकड़े बैठी थी। दाएं जानब वाली रस्सी हमाइल ने थाम रखी थी। वो अपनी असली शरारती हंसी के साथ कैमरे की आंख में मुकीद था। भूरे घने बालों वाला शरबती आंखों वाला दो बिल्कुल हमशक्ल बच्चे शामिल और हमाइल थे। तीसरे बच्चे की आंखों से पहचान हो जाती थी कि नीली आंखों वाला वो बच्चा गाजियान था जो मुस्कुराता हुआ इनके पीछे खड़ा था, जबकि शामिल इनके आगे ज़मीन पर फुटबॉल लिए बैठा था। कितने खूबसूरत दिन थे। वो आंखें बंद करके मुस्कुराई। इनकी हंसी की गूंज इसकी समातों से टकराई। फिर यूं महसूस हुआ जैसे कोई अभी अभी पास से भागता हुआ गया है। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी सारी कोड़ी। इसने आंखें खोली। मंजर बदल चुका था। इस कमरे की सजावट, फर्नीचर, पर्दे, सब कुछ बदल चुका था। आयशा वहाँ नहीं थी। वो तस्वर में इस वक्त के अंदर दोबारा पहुँच चुकी थी, जैसे टाइम ट्रेवल कर रही हो। 1 2 3 4 इसे अपनी ही आवाज़ आई। वो 10 तक गिनती गिन रही थी। मुस्कुराते हुए वो बेड से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। मैं आ रही हूँ। घर के वस्त में हॉल नमा लाउंज के एक सुन के पीछे वो इस तरह खड़ी थी कि दीवार पर दोनों बाजू टिकाकर इनमें अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं आ रही हूँ। बाजुओं में से सर हटाकर इसने दोबारा पूछा। कोई जवाब न आने पर वो खुद ही सबको ढूंढने निकल पड़ी। दमला मुस्कुराई थी। तस्वर की दुनिया भी जादू नगरी ही होती है। इसे कोई नहीं देख सकता था, ना ही महसूस कर सकता था, मगर वो सबको देख सकती थी। वो लम्हे दोबारा जी सकती थी। बहुत ढूंढने के बाद भी इसे जब कोई भी ना मिला तो बुरा सा मुँह बनाकर वो वहीं रुके दीवान पर आ बैठी। बड़ी दमला इस छोटी दमला को खेलते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। गाजी भाई, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो इससे नाराज़गी की अदाकारी करने लगी। मुझे किसी से बात नहीं करनी। रोने की भरपूर अदाकारी करते हुए वो आंखें मलते हुए रोने की आवाज़ें निकालने लगी। इसे खुद पर ही हंसी आई कि वह बचपन में कितनी ड्रामेबाज थी। पर्दे के पीछे बड़े से गुलदान के पीछे से शामिल और गाजियान निकल कर बाहर आ गए। ओहो दमला, फिर से यार, शामिल ने इसके पास आते हुए कहा। अच्छा तंग ना करो इसे, कोई बात नहीं, हम हार गए हैं। गाजियान ने शामिल को इसे डांटने से मना किया और इस तक आया। दमला ओके ना, अब बस। इसने हंसते हुए दोनों को देखा। ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, आप दोनों हार गए। वो उछलने लगी। गाजियान और शामिल एक दूसरे को घूरते हुए देखा। तुम्हारी वजह से हुआ है गाजी, तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा था रोती हुई चुड़ैल पर। ठीक कहते हैं मीर, ये ना चुड़ैल ही है। वो गाजी को मलामत करने लगा, जो हर दफ़ा इसके ड्रामे में फंस जाया करता था। ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफ़ था, बस जब वो रोती
اچھا نہیں لگتا تھا۔ غازیان کو وہ ہمیشہ اپنی اس بہن جیسی لگتی تھی جو سوات میں ہی اپنے اصل خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ غازیان اپنی بہنوں کو بہت یاد کرتا تھا، مگر وہ لوگ اس سے سوتیلا ہونے کی وجہ سے حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دملا، تم ہمیشہ مجھے ڈانٹ پڑواتی ہو، اس نے اسے ذرا سا خفا ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ سامنے آئے۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی اٹھی اور دوسرے کمروں کی جانب بھاگی۔ مجھے پتہ ہے وہ پہاڑی بکرا اس کمرے میں ہے۔ تیزی تیزی سے ہال سے نکل کر کمروں کی جانب بھاگنے لگی۔ بڑی دملا ہنستے ہوئے اپنے چھوٹے روپ کے پیچھے جانے لگی۔ سب کچھ ایسے تھا جیسے طلسماتی دنیا ہو۔ وہ دوبارہ سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے تیسرے فریق کی طرح دیکھ رہی تھی، جیسے بڑے پردے پر فلم چلتی ہے اور ناظرین اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ میر، تم چھپ نہیں سکتے، میں ڈھونڈ لوں گی، وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتے ہوئے بولی۔ میر، پہاڑی بکرے، اب تمہاری ساری چاکلیٹس میری ہونے والی ہیں، تمہاری ساری سیونگز بھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے چڑھائے گی تو وہ باہر نکل آئے گا، مگر وہ تو اداکاروں کا استاد تھا۔ ٹھہرو ذرا، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ وہ چھت پر بھاگی جہاں دو اور کمرے تھے۔ ایک کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے واپس مڑی۔ دونوں میں سے ایک کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی کہ اس دفعہ اس پہاڑی بکرے نے اپنے پیچھے کلو چھوڑا تھا۔ ڈھونڈ لیا، ڈھونڈ لیا۔ وہ چہکتے ہوئے دھڑام سے دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بڑی دملا دروازہ تک آئی اور مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ چھوٹی دملا کی نظر جیسے ہی کمرے کے فرش پر پڑی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ میر، وہ چلائی۔ حمائل فرش پر بے سود گرا ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے ہلانے لگی۔ میر، آنکھیں کھولو میر۔ کئی دفعہ ہلانے پر بھی اس کے جسم میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ وہ دینے کو تیار تھی۔ بھی جان، آغا جان! وہ روتے ہوئے چلائی، مگر اس کی آواز ہی خوف کے مارے حلق میں اٹک گئی تھی۔ میر، آنکھیں کھولو نا پلیز۔ اچھا، تمہیں تنگ نہیں کروں گی میر۔ وہ بے بسی سے اسے ابھی بھی جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوٹی بچی تھی، بہت ڈر گئی تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ حمائل، اچھا سوری نا، میں تم سے کوئی چیز نہیں چھینوں گی، تنگ بھی نہیں کروں گی، کسی کو شکایت بھی نہیں کروں گی، پرامس۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میری چاکلیٹس لے لینا، میری ڈول بھی لے لینا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ابھی بھی جاگ نہیں رہا تھا۔ بھی جان! وہ اٹھی اور نیچے جانے کے لیے بھاگی۔ یکدم ہی اس نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیسا لگا پھر میرا پرینک؟ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس طرح اچانک وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ چند لمحے تو وہ اسے شوق کے عالم میں دیکھتی رہی۔ جب اسے سمجھ آیا تو اس نے اس کو دھکا دے کر پیچھے گرا دیا۔ میر کے بچے! وہ پوری قوت سے چلائی۔ وہ بھی فرش سے اٹھا اور اس سے آگے آگے بھاگنے لگا۔ تمہاری چاکلیٹس میری، تمہاری ڈول بھی میری۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے آگے آگے بھاگنے لگا۔ وہ روتے روتے اس کے پیچھے کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلی۔ بلبطوری ڈر گئی؟ اوہو، بلبطوری ڈر گئی۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ میں تمہیں مار دوں گی، وہ چلاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے بچے؟ بھی جان اور آغا جان شور کی آوازیں سن کر لان سے اندر آ چکے تھے۔ حمائل بھاگ کر آغا جان کے پیچھے چھپ گیا۔ آغا جان، مجھے اس چڑیل سے بچا لے، وہ معصوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں مار دوں گی، وہ جنونی انداز میں چلائی۔ اسی لمحے خواب کا اثر ٹوٹا تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ بچپن کا وہ منظر کتنا عجیب محصور کن سا تھا۔ اس خواب میں اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کون تھا۔ ان 5 سالوں میں یہ ایسا پہلا موقع تھا جب اسے حمائل سے متعلق کوئی اچھا خواب یا بچپن کا کوئی یادگار لمحہ نظر آیا تھا۔ اٹھ کر وہ عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے اس شخص سے مزید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا تھا؟ اس نے اس کے بچپن کے لمحات تک تباہ کر دیے تھے۔ آئی ہیٹ یو! نم آنکھیں لیے چادر کو مٹھیوں میں مسلتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کو تصور کرتے ہوئے کہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح بہزاد اور شمسا کے ساتھ بہزاد کی گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ شمسا اپنے شوہر، ساس، 3 بچوں اور دیور کے ساتھ اس کے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ بہزاد اس کا دیور تھا۔ شمسا کی بڑی بہن کرن 5ویں جماعت کی، منجلا بیٹا زین دوسری جماعت کا، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا عثمان میر کا ہی ہم جماعت تھا۔ جلدی انکل جلدی! وہ سارا راستہ یہی بولتا جا رہا تھا۔ اوف یار، پہنچ جائیں گے، کیوں بے صبرے ہو رہے ہو؟ اس نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ میری کوئی بات نہیں مانتے؟ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ باجی کیا کھلاتی ہیں اس طوطے کو؟ ہر وقت بس بولتا رہتا ہے، نان سٹاپ، لگاتار، ٹر ٹر ٹر۔ بہزاد کی بات پر دونوں ہنس دی۔ میری سب ٹیچرز مجھے نام کروڑ بولتی ہیں، پتہ بھی ہے؟ ٹام کروز کے نام کو بگاڑے جانے پر خود بخود سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ واٹ سو فنی! اسے اب سچ مچ کا غصہ آ رہا تھا۔ لگتے ہو بریڈ پٹ، ٹام اکڑو، لیکن مجھے کو غلط تلفظ کے بریڈ پٹ بہزاد نے جان بوجھ کر ساتھ بولا تھا۔ آپ میرے دشمن ہیں، اوکے؟ اس نے سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک پھیلاتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے। بہزاد نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ میں بھی نہیں لے کر جا رہا۔ وہ سینے کے گرد ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا۔ بہزاد انسان بنو، شمسا نے اسے ڈانٹا۔ بھابھی رکیں تو صحیح، اب کوئی بندہ کسی دشمن کے ساتھ کیسے سفر کر سکتا ہے؟ اس کی اور میر کی تکرار چلتی رہتی تھی، سب اس سے انجوائے بھی کرتے تھے۔ چاچو دیر ہو جائے گی۔ باقی بچوں نے بھی شور کرنا شروع کر دیا، لیکن میر سینے کے گرد اپنے چھوٹے چھوٹے بازو لپیٹے ہوئے غصے سے کھڑکی کے باہر جھانک رہا تھا۔ بولو نا، کوئی بندہ دشمن کے ساتھ کیسے ٹریول کر سکتا ہے؟ اس نے غصے سے بہزاد کو گھورا۔ میں کر سکتا ہوں، وہ استحقاق سے بولا تھا، جیسے گاڑی اسی کی ہو۔ کیوں؟ وہ کیسے؟ کیونکہ میں بندہ نہیں، بچہ ہوں۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ تم میرے بیٹے سے باتوں میں آگے نہیں نکل سکتے ہو، سو آج کی تکرار کو ختم کرو، ہم واقعی لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے لڑائی ختم کروائی۔ اوکے جی، ایک دفعہ پھر سے ہم ہار گئے اور اب ہار مانتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی اور سڑک پر بھگانے لگا۔ میر اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا اور ابھی تک ناراض تھا۔ اب تو موڈ ٹھیک کر لو، میں نے ہار مان لی۔ عثمان تمہارے چاچو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بدتمیز تھا، لیکن کوئی اسے فضول تنگ کرے یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ اس کے بہزاد انکل ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا تو کون اچھا ہے پھر؟ میرے چاچو، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ وہ مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتے، ہر بات مانتے ہیں وہ، اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے چاچو کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ بہزاد مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے طوطے، ہار مانی، آپ کے چاچو ہی ہم سے بیسٹ ہیں۔ کیوں باجی، اب ٹھیک ہے؟ وہ مسکرا دی۔ سو تو ہے۔ اسی اثنا میں اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے پرس میں سے موبائل نکالا تو ہلکا سا مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ کال اٹھاتے ہی دوسری جانب سلام کرنے میں پہل کی گئی۔ وعلیکم السلام بھائی، یقین کریں ابھی ہم آپ کی ہی بات کر رہے تھے۔ دوسری طرف ہنسنے کی آواز سنی۔ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ کتنا بے حس بھائی ہے جو مہینوں کے بعد بہن کی اور بھتیجے کی خبر لیتا ہے۔ وہ جیسے شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں بھائی، ہم ایسا کیوں بولیں گے؟ مجھے پتہ ہے آپ اپنی اتنی بزی روٹین میں سے بھی ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، کم سے کم یہ احساس تو ہوتا رہتا ہے کہ ہم ماں بیٹا بالکل اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہماری خبر گیری بھی رکھتا ہے، ورنہ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جملوں میں اسے کچھ جتا گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ میرا سمبا کہاں ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ میر، اس نے جھٹ سے موبائل تھاما۔ السلام علیکم چاچو، کیسا؟ لائن کنگ۔ وعلیکم السلام چاچو کی جان، میرا لائن کنگ کیسا ہے؟ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت چھلک رہی تھی۔ پوری دنیا میں اگر اس کے علاوہ میر سے کوئی بے انتہا اور بے لوث محبت کرتا تھا تو وہ صرف وہی شخص تھا۔ فائن چاچو، آپ کب آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنا مس کرتا ہوں، اب آپ نہ آئے تو ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ ہنس دیا۔ ارے یار جونیئر، رکو تو صحیح، ایک بات تو سن لو پھر شکایتیں کرنا۔ وہ خاموش ہوا۔ آواز اتنی تھی کہ وہ بآسانی سن سکتی تھی۔ میں نے آپ کے لیے پیاری سی چچی ڈھونڈ لی ہے۔ اس دفعہ جب میں آؤں گا تو اپنے میرو سے ملوانے کے لیے انہیں بھی ساتھ لاؤں گا۔ وہ چیخ اٹھا۔ وہ بھی مسکرائی۔ اس نے میر کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ یہ کیا سین ہے؟ ایکسپلین کرے نا ذرا، مجھے بتائے بغیر، حد ہے بھائی۔ وہ وہی ہے نا؟ وہ مصنوعی غصہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں وہی ہے۔ صحیح گیس کیا پروفیسر صاحبہ، تفصیل آ کر بتاؤں گا۔ اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ میرا ایک پیارا سا کیوٹ سا بھتیجا بھی ہے اور ایک پیاری سی بہن بھی ہے۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ وہ تم ہو تو وہ خود مجھ سے انسسٹ کر رہی ہے کہ اسے میر سے ملنا ہے۔ وہ مسکرائی۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی، سچ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ شکر ہے آپ نے اپنے بارے میں بھی کچھ سوچا، انہیں کہیے گا میں ان سے ضرور ملوں گی۔ مجھے سب لوگ یاد ہیں لیکن میں وہاں آ نہیں سکتی۔ دوسری جانب ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کاش میں کچھ کر سکتا اور بھائی، اس نے بات کاٹی مگر وہ کچھ شرمندہ سا بولی تھی۔ ایم سوری، کیا کس لیے؟ وہ اس کی بات کو سمجھا نہیں تھا۔ اس رات میں نے آپ کو بہت کچھ کہہ دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ آپ کو کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی، آپ کس کرب سے گزر کر آئے ہیں، یہ احساس ہی نہیں کیا۔ اور بس پلیز، وہ رات نہ تمہارے لیے آسان تھی، نہ میرے لیے، نہ ہی میرو کے لیے، ہم سبھی سے سہا تھا۔ اب زندگی بہت آگے بڑھ چکی ہے، اس اذیت ناک رات کو یاد کر کے خود کو تکلیف مت دو۔ اور تمہارے الفاظ تو مجھے یاد بھی نہیں پاگل، تم نے جو کچھ کہا شوق میں تکلیف میں کہا، کتنی دفعہ معافی مانگو گی بھول جاؤ، اوکے؟ آخری جملہ اس نے بڑی دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں کہا، اس کا وہی لہجہ جو بچپن سے اس سے بات کرتے وقت ہوتا تھا۔ اچھا چھوڑو، میری وائف کے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ وہ بات آگے پیچھے گھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بتائیں، کیسی ہیں میری بھابھی؟ کب لا رہے ہیں ان کو؟
बहजाद और शमसा आपस में बातें कर रहे थे। दोनों में से कोई भी इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। टाइम निकाल कर ही ला सकूंगा। इसे सवात का ये मौसम बहुत पसंद है, इसलिए वो इसके चेहरे की मुस्कुराहट इस जगह के नाम पर सिमटी थी। वो जगह जहाँ कभी इसका जहान आबाद था, वो वादी जो इसकी जन्नत थी। लोग तो आज भी इसे पाकिस्तान की जन्नत कहते थे, मगर कोई इससे पूछता कि इसकी जन्नत तो 5 साल पहले ही उजड़ चुकी थी। वो वादी इसका सब कुछ छीन चुकी थी। वो खामोश हो गया। शायद इसे अदराक हो गया था कि वो गलत बात बोल चुका है। सुना है कि आज भी वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, चेहरों के भी और दिल के भी। इसके लहजे में तंज की रमक महसूस हुई थी। देखो बेटा, तुम्हारी इस वादी के साथ भयानक यादें वाबस्ता हैं, इसलिए तुम यहाँ की हर चीज़ से ख़ाइफ हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ, मगर इस इलाके को एक मौका और दो। देखना, यही वादी तुम्हारे ज़ख्म सी देगी। वह तराजियाँ हंसी। इस इलाके को एक चांस और दूँ, यानी कि वहाँ इस जहन्नुम नज़ीर वादी में दोबारा जाऊँ, जहाँ मेरे और मेरे बेटे के खून के प्यासे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। इस जगह जाऊँ जहाँ मैंने अपना सब कुछ खो दिया, जहाँ आपका प्यारा भाई मुझे इन बेहिस दरिंदों के रहम करम पर अकेला छोड़कर चला गया। वो बहुत तलख हो गई। आपके लिए कहना बहुत आसान है भाई, क्योंकि वो आपका इलाका है, वो आपका घर है। अपने घर से सबको ही मोहब्बत होती है, सिर्फ मेरा नहीं, जूनियर का भी घर है। वो चुप हो गई। कह तो वो सच रहा था, मगर वो चाहता था वो नामुमकिन था। कई सालों से वो इसे वापस ले जाने की कोशिश कर चुका था, मगर वो वापस जाना ही नहीं चाहती थी। भाई आप ऐसा करें, फ़ौरन ही भाभी को लेकर हमसे मिलने आ जाएं। मेरे भी अपनी चच्ची से मिलकर। मेरे दांतों की नुमाइश करता हुआ इसे देखते हुए फ़ोन देने का इशारा कर रहा था। ये लें, अपने जूनियर से जल्दी जल्दी बात कर लें, हम स्कूल पहुंचने ही वाले हैं। आज स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब है। अच्छा, मीर ने भी पार्टिसिपेट किया है? इसने पूछा। जी चचू, मैंने भी परफॉर्म करना है, वो चहकर बोला। तो इसने इसे फ़ोन थमा दिया। वाह, गुड बॉय। तो इसका मतलब जूनियर अब बहुत बड़ा हो गया है। अपनी तारीफ सुनने पर इसके गाल सुर्ख हुए तो वह शर्मीली सी मुस्कान लबों पर लाया। अच्छा, गिफ्ट क्या लोगे इस दफ़ा? वो जब भी आता तो इसके लिए खिलौनों तोहफ़ों के ढेर लेकर आता था। इन चीज़ों पर इसने कभी एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत मान से अपने भतीजे को तोहफे दिया करता था, लेकिन वो इससे बढ़कर कोई माली इमदाद नहीं लेती थी। इतने सालों में शायद इसने भी ये जान लिया था कि वो अपनी खुददारी पर कभी समझौता नहीं करेगी, इसलिए इसके जज्बात का ख्याल करते हुए भाई ने कभी इसको मुश्किल में नहीं डाला था। इसने धीमे लहजे में कहा, बोलो ना यार, ऐसा शर्मा रहे हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। वो ज़रा सा मुस्कुराया। कुछ भी नहीं चचू। अच्छा, अगर कुछ ना बताया तो डॉल्स ले आऊँगा। नो, वो चिल्लाकर बोला। लेकर डॉल से नहीं, लड़के डॉल से नहीं खेलते। इसने अपने तय अपने चाचू की सलाह की। बोल की दिया, मुझे पता है लड़के डॉल से नहीं खेलते, लेकिन कुछ बताओ तो सही बेटा। इसने कुछ उलझे हुए अंदाज से अपनी माँ की जानिब देखा। वो मुझे ना यार, आज ऐसे क्यों बोल रहे हो? सीधी तरह बोलो, क्या चाहिए? मामा मना कर रही हैं या कोई और बात है? इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मामा तो मना नहीं कर रही हैं, पर वो चचू मुझे ना गिफ्ट में। वो फिर से चुप हो गया। पहले प्रॉमिस करें कि मुझे ला कर देंगे। अधूरा जुमला छोड़कर वह फ़ौरन ही इससे तस्दीकी कलमात सुनना चाहता था कि वो इसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। प्रॉमिस मेरी जान, ला कर दूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस, चाहे आपकी चीज़ 7 समुंदर पार ही क्यों ना हुई। वादा रहा कि चाचू आपको ला कर देंगे। इसने प्यार से इस मासूम से बच्चे को अपने वादे का यकीन दिलाया। इसका चेहरा जैसे खिल उठा। मुझे ना गिफ्ट में, इसने चहकर अपनी खुशी का इजहार कर दिया। इसकी अजीब सी ख्वाहिश पर मुड़कर शमसा और बहजाद ने भी देखा था। उनकी दूसरी जानिब यकदम ही सन्नाटा सा छा गया था, और वो तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मीर क्या मांगने वाला है। इगस्त की हबस में भी सर्दी की अजीब सी लहर इसे अपनी हड्डियों की सुन करती हुई महसूस हुई थी। इसे लगा कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगी, जबकि मीर मासूमियत से अपने जवाब का इंतज़ार कर रहा था। कई लम्हे गुजर गए, मगर कोई भी एक लफ्ज़ तक ना बोल सका। बेटा मीरू, देखो, वो इसे किस तरह और किन अल्फाज में इनकार करने वाला था। वो तो ये नहीं जानती थी, मगर इस इनकार के बाद इसका बेटा टूटने वाला था, ये वो जानती थी, क्योंकि कॉल पर मौजूद शख्स कभी झूठे वादे नहीं करता था। वो मीर से अब भी कोई ऐसा वादा नहीं करने वाला था जो वो निभा ना सके। जूनियर, मैं वो शायद अल्फाज जमा कर रहा था एक मासूम दिल को तोड़ने के लिए। इसने सर्द आह भरी। जूनियर, चाचू कभी आपसे झूठे आपको पता है ना। इसने इस बात में यूं सर हिलाया जैसे वो इसे देख रहा हो। तो फिर मैं आज भी प्रॉमिस करता हूँ, आपका गिफ्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लहजे ने, अल्फाज ने गाड़ी में मौजूद तीनों नफूस को चौंकने पर मजबूर किया था। वो क्या बोल रहा था? शायद वो अपने होश हवास में नहीं था, या शायद इसने भी अपने भाई की तरह झूठे वादे करना सीख लिए थे।
सच्ची इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ सच्ची, गिफ्ट मिलने में देर ज़रूर हो सकती है, मगर वादा, आप तक गिफ्ट ज़रूर पहुंच जाएगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा बेटा। कर लोगे वेट? यस चचू, यस कर लूँगा वेट, प्रॉमिस। इसका जुमला काटते हुए वो खुशी से तकरीबन चलाकर बोला था। वहाँ भी बेहिस्सो हरकत एक ही हालत में बैठी थी। कभी कभी मीर भी इसे अजीब सी आजमाइश में डाल दिया करता था। इसने फ़ोन पर बकिया क्या बात की, इसका जवाब क्या दिया गया, इसने कुछ नहीं सुना था। कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। मीर इसे खुशी से चखते हुए क्या क्या कह रहा था, क्या बता रहा था, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। शमसा ने हमदर्दी भरी निगाह दोनों माँ बेटे पर डाली थी। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अफसोस किस पर करे, मीर की मासूम सी खुशी पर या फिर इसके दिल पर गुजरने वाली हालत पर। वाइन रेड और सुनहरी रंगों के खूबसूरत रूसी लिबास में मलबूस वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। लाला रुख और पलवशा इसे कुछ देर पहले फूलों से सजे हुए कमरे में बिठा कर गई थी। इसके मुख्तलिफ हेयर ज्वेलरी से सजे लंबे स्याह बालों को खूबसूरत जोड़े की शक्ल देकर साइड बांध हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। वो बलाशबा बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह बमुश्किल खुद को काबू में रखे हुए वो कमरे का जायजा ले रही थी जब इसकी नज़र इस शख्स की तस्वीर पर ठहरी। वर्दी में मलबूस, जिसकी नेम प्लेट पर खान दर्ज था, वो हाथ में पिस्टल थामे यूँ पोज बनाए खड़ा था जैसे इसका निशाना कैमरा ही हो। इसकी मुस्कुराती हुई सूरत इसे जहर लग रही थी। इसे वहाँ की हर चीज़ से नफरत महसूस होने लगी। सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों और कीमती फर्नीचर से सजा वो कमरा बहुत खूबसूरत था, जिसमें दाखिल होते ही पहली नज़र दाहिनी जानब की दीवार पर लगी इसी तस्वीर पर जाती थी। वो सर झुका के लहंगा फैलाई वो अपने मेहंदी लगे हाथों को बस घूरती जा रही थी। यही शायद किस्मत के खेल थे। जिस शख्स से इसने बेइंतहा नफरत की वो इसी के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। हथेलियाँ फैलाकर इसने मेहंदी से बने खूबसूरत नक्श निगार को हकारत से देखा। डिज़ाइन से लिखा हुआ हर्फ इसके हाथों पर गहरे रंग से जैसे छुपा हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी किस्मत की लकीरों से ये नाम कैसे भी मिटा दे। जब हकारत और नफरत हद से बढ़ गई तो इसने कुछ भी करने के लिए खुद को बेबस पाया। इसकी आंखों से बेबसी के आंसू निकल आए। खुदा से बस शिकवे ही शिकवे दिल में लिए इसने ऊपर की जानिब देखा। इसे मालूम था कि इसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। शायद बेबसी में इसने सर झुका दिया और रो दी अपनी किस्मत पर। वो जितना भी मातम करती कम था। इसकी याददाश्त में कुछ दिनों पहले की मेमोरी जैसे रिवाइंड होने लगी थी। ढोलकी की रस्म में वो खुशी से शिरकत कर रही थी जब इसे पता चला था कि वो वापस भी आ गया है। अचानक ही इसकी खुशी जैसे मातम में बदल गई। वो तो समझ रही थी कि वो शख्स हमेशा के लिए इसकी नज़रों से दूर हो गया था। अब इसे शादी की सारी रस्में अपनी आखिरी रसूमात लगने लगी थी। इसका ये बदला हुआ रवैया सबको महसूस हुआ था, लेकिन किसी ने खातर ख्वाह तवज्जो न देते हुए घर वालों से दूरी का गम समझा। मेहंदी की रात भी आ गई जब इसके हाथों पर इसका नाम तक छप चुका था। इसने बहुत दुआएं की कि वो बारात पर ना आ सके, लेकिन अब इसे अपनी दुआओं पर यकीन नहीं रहा था। या अल्लाह, 23 दिसंबर को हमाल खान लोगों के कंधों पर आए, खुद चल कर नहीं। इसने इस रात शिद्दत से दुआएं की थी मगर कबूल नहीं हुई थी, और वह वहाँ इसके घर में रुखसत होकर भी आ चुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा। वह मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। इसकी एस्तराज़ा मुस्कुराहट इसे ये जताने के लिए काफ़ी थी किस्त पर हंस रहा था, इसकी बेबसी पर हंस रहा था। घमंड और फतह का नशा इसकी आंखों से झलक रहा था। इसने आंखें मिचली ताकि वो इसे नज़र ना आ सके। वो इसकी गिलीस आंखों में देखना ही नहीं चाह रही थी, इसलिए इसने रुख फेर लिया। भारी कामधार टपटे पल्लू हाथों में लिए वो इसे मुसलसल मरोड़ रही थी। इधर देखो, इसने आहिस्ता से कहा, मगर वो लहजा तो इसका नहीं था, कुछ तो अजीब था। वो इसके सामने बैठा था मगर इसने इसे आंख उठाकर देखना गवारा न किया। आंखें मिची इसने इसकी बात का जवाब तक नहीं दिया था। लड़की, मेरी तरफ देखो, इसने फिर से कहा। मैंने कहा यहाँ देखो। इसके बाद इसने जो किया बिल्कुल गैर मुतवक्का था। सख्ती से दाएं हाथ में इसका मुंह दबोचकर बेरहमी से अपनी जानिब क्या क्या समझती थी तुम खुद को? हाँ। अंगूठे और 2 उंगलियों में अभी भी इसका चेहरा बेरहमी से मुकिद किए हुए था। इसे शदीद तकलीफ होने लगी क्योंकि इसकी उंगलियां इसकी गालों में पेवस्त थी। छोड़ो हमालिस ने बमुश्किल कहा। दर्द हो रहा है? हाँ हाँ बोलो। इसकी आंखों में जैसे नून सा उतरा हुआ था। तुम क्या समझती थी कि तुम इतनी बेइज्जती पर मैं चुप करके बैठ जाऊंगा? मुझे बद्दुआएं देती रही, इस सारम के साथ अफेयर चलाया और न जाने कितनों के साथ ताल्लुकात थे तुम्हारे। इसने अपना चेहरा छुड़वाना चाहा। मुझे दर्द हो रहा है, मीर छोड़ो। मीर वो दोनों हाथ इस्तेमाल करके भी इसकी गिरफ्त से आज़ाद ना हो सकी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि कोई तुमसे शादी करता। तुम हो ही क्या जो इतना अकड़ती थी? हाँ। इसने झटके से इसका चेहरा छोड़ा। इसकी उंगलियों के निशान इस नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर छप चुके थे। वो तकलीफ के मारे रो दी। इसे इस घटिया इंसान से इसी सलूक की तवक्को रखनी चाहिए थी। पता है जब तुम रोती हो ना तो मुझे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। वो हंसा। इसकी हंसी भी वहशियानापन अपने अंदर समोए हुए थी।
वो हंस रहा था इसकी बेबसी और शिकस्त पर। इसने जब रोता हुआ चेहरा उठाकर इसे देखा तो वो इसे इस तरह से मुस्कुराहट लिए देख रहा था। हाँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे हमाइल फारूक खान को तुम जैसी दागदार लड़की से मोहब्बत होगी? इसके दिल पर शदीद चोट पड़ी। ऐसा नहीं था कि हमाइल के जज्बात इसके लिए कुछ मायने रखते थे, बल्कि इसलिए कि जिस बात का वो इसे ताना दे रहा था इसकी वजह भी वही था। दागदार भी तो तुमने ही किया था ना, वो हिचकियाँ लेते हुए बोली थी। क्या कहा? फिर से कहना। इसने इसकी चूड़ियों से लेस गोलाइयाँ पकड़ी। कांच की चूड़ियाँ टूटकर इसके बाजों में घुस गईं। इसके लबों पर चीख बरामद हुई। हमाइल, छोड़ो मुझे प्लीज़। हमाइल, वो गुस्से में जैसे बिखरा हुआ था, इसे जैसे इसकी कलाइयों से निकलते खून इसकी तकलीफ से सुकून मिल रहा था। उठो, अभी उठो। वो खुद खड़ा हुआ और निहायत बेरहमी से इसे कोहनी से पकड़कर खड़ा किया। नीचे बैठो। वो अपनी तकलीफ बोलकर इसकी बात का मफहूम समझने की कोशिश करने लगी। बैठो नीचे। वो इतनी ज़ोर से बोला कि इसका दिल सहम सा गया। शादी से पहले वो जो मंसूबे बनाकर आई थी, इसे सताने के, तंग करने के, सब कुछ भूल चुके थे। बगैर सवाल किए वो घुटनों के बल रोती हुई नीचे बैठ गई। इसके अब्बू के वहम गमा में भी नहीं था कि इनकी नाज़ा पली बेटी किस जहन्नुम में पहुंच चुकी थी। वो इसके ऐन सामने बैठ गया। इसके हाथ इसके घुटनों पर थे। वो खामोश था, जैसे कुछ सोच रहा हो। नज़रें नीचे रखो बदकिरदार औरत। अपनी इससे नफ्स, अपनी खुददारी यूँ पमाल होते देखकर इसके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो शख्स खुद बदकिरदार था और इसे ही ताने दे रहा था। इसकी बात मानते हुए इसने नज़रें झुका लीं। मेरी बात कान खोलकर सुनो लड़की। तुमसे मैंने शादी सिर्फ इसलिए की कि तुम्हारी ये कैंची की तरह चलती ज़बान बंद कर सकूँ। मुझसे कोई तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई मुकाम, मर्तबा या इज़्ज़त दूँगा। तुम इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा की हैसियत से रहोगी, मेरी कनीज़ बनकर। इसके ज़ख्मों में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। सारी ज़िंदगी कैद रखूँगा। मौत मांगोगी तो मौत नसीब नहीं होगी। और आइंदा मेरे सामने इसने फिर से पहले जैसे अंदाज में इसका चेहरा दबोचा। अपनी ये ज़ुबान खोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना चील कुओं को खाने के लिए तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। इसका लहजा बहुत तौहीन अमेज़ था। वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं थी, बस रोती गई। रोने की वजह से इसकी हिचकियाँ बंद गई। रोना बंद कर इसने झटकर इसका चेहरा छोड़ा। जूते उतार मेरे। दमला ने ना समझी के आले में इसे यकदम देखा। समझ नहीं आई क्या बकवास की मैंने? जूते उतार मेरे। वो इस लम्हे पढ़ा लिखा अफसर नहीं बल्कि कोई जाहिल गंवार ट्रक ड्राइवर लगा था। कब कपाते हुए हाथ इसने इसके जूतों की जानिब बढ़ाए। तौहीन ही तौहीन, जिल्लत ही जिल्लत थी। इसके कहकों की आवाज़ इसे पागल बना रही थी। तेरी जगह यही है लड़की, मेरे कदमों में। वो और ज़ोर से हंसा, फिर मंजर बदलने लगा। कह के सिसकियाँ, चीखे, गोलियाँ, जंगल, सारम, कबर, तूफान, बिजलियाँ, बारिश। वो रात दमला। यकदम इसकी आंख खुल गई। तनफ़्फ़ुस की रफ्तार इंतहाई तेज़ थी। ज़्यादा रोने की वजह से आंसुओं का गोला ऐसा इसके हलक में चुभता हुआ महसूस हो रहा था। वो यकदम उठ बैठी। रिलैक्स दमला, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। वो अभी भी इसके सामने बैठा था, मगर वो नीचे नहीं बेड पर मौजूद थी। इसने बदहवासी में अपनी कलाइयाँ देखी। चेहरा छुआ। ना कोई ज़ख्म था, ना उंगलियों के बेरहम निशानात, लेकिन कमरा और वो शख्स वही था देख रहा था। पहले वाली शैतानी आंखें कह के इसका वहशियाना रुख, सब मंजर बदल चुके थे। वो खुद इसे नासमझी में देख रहा था। शायद वो सो गई थी। दमला, ये लो। इसने अपने हवास बहाल किए तो इसे पता चला कि वो हाथ में पानी का गिलास थामे बैठा था और इसे थमा रहा था। पी लो। शाबाश, तुम शायद सो गई थी और कोई बुरा ख्वाब देखा था। इसने कप कपाते हाथों से गिलास थामकर फौरन झट से सारा ख़त्म कर दिया। आराम से दमला, तुम। इसका लहजा ही बिल्कुल उल्ट लग रहा, इस मंजर से उल्ट जो इसने कुछ देर पहले देखा था। दोनों ही एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। वो इसके लिबास से मैच करती सुनहरी और स्याह रंग की शेरवानी में मलबूस था। इसे गिलास थामकर हमाइल ने साइड टेबल पर रखा और वापस आकर इसके सामने बैठा। वो अभी भी ख्वाब के खौफ के आलिम में इसे देख रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद हमाइल ने कुछ कहने को लब खोले। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों जुल्म करना चाहते हो? बता ही दो, आखिर किस चीज़ का बदला ले रहे हो? इसे पूरा यकीन था कि ख्वाब वाला मंजर हकीकत बन जाएगा इसके बोलने से पहले, इसीलिए वो खुद रोते हुए बोल पड़ी। तमला, हमाइल को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले, क्योंकि इसका रो देना बिल्कुल गैर मुतवक्का था। एक ही दफ़ा मार दो मुझे, मैं तुम्हारा जुल्म, टॉर्चर, ज़ख्म कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। एक ही दफ़ा गोली मार दो। वह सर झुकाकर ज़ारों की तार रो रही थी। तमला, मेरी बात सुनो। इसने दोनों हाथों में नरमी से इसका चेहरा थामा। वो सर उठाए बगैर रोती ही जा रही थी। तमला, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। अल्फाज वही ख्वाब वाले थे, मगर लहजा वो इतनी नरमी और मोहब्बत से मुखातिब था, गोया इस जैसा नरम गुफ्तार कोई था ही नहीं। तमला के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं तुम पर क्यों जुल्म करूँगा? क्यों मारूंगा तुम्हें? हाँ, इस रात तुमसे मुझे गन पॉइंट पर निकाह करना पड़ा, लेकिन वो वक्त का तकाजा और मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, एक दफ़ा मौका तो दो। वो रोती ही जा रही थी। गन पॉइंट पर निकाह करना इसके लिए कोई मजबूरी थी। वो इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का भी कोई जवाब पेश करना चाह रहा था। दमला, प्लीज़ रोना बंद करो। अच्छा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। इसने इसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए नरमी से थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा उठाया। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तुम रोते हुए बिलबतौरी।
चुड़ैल। वो अपनी बात पर खुद ही हंसा। कमला को तो बचपन के गुजरे लम्हात से भी नफरत हो गई थी। यार अब तो हंसो प्लीज़, वो इल्तिजाई अंदाज में बोला। इसके चेहरे से अपने हाथ हटाए। क्यों अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे हो? इसने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा बेगम साहिबा, मैं हूँ ही इतना अच्छा। वो हंसा था कि जैसे कोई मजाकिया बात हो। अच्छा अपनी मुँह दिखाई का गिफ्ट नहीं देखोगे? इसने उठकर खड़े होते हुए कहा। वो इसका ये रूप देखकर जितना भी हैरान होती कम था, क्योंकि इसने इस ख्वाब जैसे कई ख्वाब देखे थे और वह इन्हीं को सच मानती थी कि असल में भी हुमायूं खान एक वहशी सा इंसान है। वो जो इसने 5 साल कबल सिर्फ और सिर्फ इसी रात को देखा था, ना इससे पहले और ना ही आज तक इस रूप में इसे दोबारा देखा था। वो सामने मौजूद अपनी अलमारी की जानिब बढ़ा। अलमारी का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर स्लाइडिंग ग्लास का बना हुआ था। इसे बाएं जानब धकेलते हुए इसने दरवाज़ों में से कोई चीज़ निकाली और फिर से दरवाज़ा बंद करके तकाया। इसके हाथ में मैरून से रंग की जेवर की डिबिया थी। वो मुस्कुराकर दोबारा बैठ गया और डब्बा खोला। मैंने बहुत मोहब्बत से बनवाया है ये। इसने डब्बी अंदर से कुछ निकाला और इसके सामने क्या चमकदार खूबसूरत वाइट गोल्ड से बने छोटे एक दूसरे में लिपटे एच और डी मोतियों से आरास्ता हरूफ लिखे हुए थे, जिनकी चेन बारीक सी थी। वो देखने में ही अपने कीमती होने का तासुर दे रहे थे। पहना दो, वो मुस्कुराते हुए इससे इजाज़त मांग रहा था। क्या भरोसा था इस आदमी का कि वो इसी चेन से इसका गला घूंटकर इसे मार देता। बोलो क्या मैं पहना दूँ? हमाइल और इससे मज़हब अंदाज में इजाज़त मांग रहा था। लड़की की खामोशी रजामंदी समझी जाती है। वो शौक सा हुआ था। इसने चेन की हुक खोली और इसकी जाने बढ़ाई। वह झटका सा खाकर पीछे को हुई तो वो रुका। जारी है। तो प्यारी रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारी रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।